जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जानते होंगे कि भारत सरकार भारत में कई सारी चीज़ों के निर्माण संबंधी काम करती है, जिसमें बहुत सारे पैसा लगता है। इसी में अगर उन्हें पैसों की कमी होती है तो वो कुछ लोन या कर्ज भी लेते हैं। तो ये कर्ज किस टाइप से लेते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगी। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार काम करती है, इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य लोगों के कल्याण में वृद्धि करना होता है। यदि जनहित के कार्यों के लिए सरकार के पास रुपयों की कमी पड़ती है तो वह कई सारे स्रोतों से उधार मांगकर खर्च करती है। इस लेख में यह बताया जाएगा कि सरकार किन किन तरीकों से और स्रोत से रुपया उधार मांगती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसे राज्यों का संघ कहा जाता है। यहाँ की सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण में वृद्धि करना है। सरकार लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। लेकिन इसके लिए पैसे आते कहाँ से हैं? इसके लिए सरकार को संसाधनों की जरूरत होती है। इसके लिए सरकार कुछ तरीके अपनाती है। इस लेख में मैं बताऊंगी कि हम इन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे कि आखिर सरकार किन लोगों या स्रोतों से रुपए लेकर लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराती है। आइए जानते हैं कि सरकार किन तरीकों से अपने लिए रुपए का इंतजाम करती है। सरकार के पास यहाँ पर 3 उपाय होते हैं। या तो वह नई करेंसी छापे, दूसरा या तो देश के अंदर ही उधार ले, या तीसरा विदेशों से उधार मांगे। नई करेंसी में क्या होता है कि अगर सरकार को अधिक मुद्रा की जरूरत होती है तो वह रिजर्व बैंक को आदेश देती है कि इतनी मात्रा में नई करेंसी छापो और सरकार को उधार दो। इस प्रकार से सरकार के पास जरूरत के हिसाब से रुपया आ जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इस प्रकार से पैसा जुटाना देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देश में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, अर्थात चीजें महंगी हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा उपाय होता है घरेलू स्रोतों से उधार मांगना। इस कदम के अंदर भी सरकार रिजर्व बैंक से उधार मांगती है, लेकिन नई करेंसी नहीं छापी जाती है। इसमें सरकार रिजर्व बैंक के पास पहले से मौजूद जो रुपए हैं उसी से उधार मांगती है, और इसके अलावा प्राइवेट बैंकों, सरकारी बैंकों से भी उधार लेती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सरकार बाजारों से अगर लंबे समय के लिए हो चाहे कम समय के लिए हो, पूंजी जुटाने के लिए कई प्रकार के बॉन्ड भी जारी करती है, जिसमें गिल्टेज बॉन्ड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होता है, और भी कई सारे बॉन्ड हैं जिनको जारी करती है। और इन बॉन्ड को जनता, प्राइवेट और सरकारी बैंक और कई सारे सरकारी दफ्तर द्वारा खरीदा जाता है। इसी तरीके से जुटाया गया उधार आंतरिक स्रोतों से लिया गया उधार भी कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा उपाय है कि विदेशों से उधार लेना। अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधारी मतलब कि इस स्रोत से सरकार अपने मित्र देश, जैसे कि हमारे अभी वर्तमान में अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस, ये सब मित्र देश हैं, तो यहाँ से ये लोग उधार लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि विश्व बैंक समूह है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IMF है, फिर उसके बाद एशिया विकास बैंक ADB है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक जो कि AIIB है, इससे भी ऋण लेती है। इन स्रोतों से ऋण मुख्य रूप से आधारभूत संरचना के लिए होता है। यहाँ पर बता दूं कि इस प्रकार के ऋण का सबसे बड़ा घाटा यह है कि सरकार को इस प्रकार के ऋण को चुकाने के लिए डॉलर, पाउंड और यूरो जैसी मुद्राओं में ऋण के साथ साथ मूलधन का भुगतान करना पड़ता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि भारत सरकार अपनी कुल आय का 18 से 19% हिस्सा केवल ऋण भुगतान के रूप में खर्च करना पड़ता है। इसके बाद एक और छोटी सी जानकारी दे दूं कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लोट बॉन्ड्स, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फ्लोट बॉन्ड्स भी जारी करती है, जिससे बड़ी मात्रा में सरकार के पास विदेशी मुद्रा आती है, और उसके साथ ही बॉन्ड से सरकार को कई सारे फायदे भी होते हैं। सरकार इन बॉन्ड्स पर ब्याज का भुगतान भारतीय रुपयों में देती है, जिससे विदेशी मुद्रा बच जाता है। और उसके बाद इस प्रकार से सारांश के तौर पर इतना कहा जाना सही होगा कि भारत सरकार अपने लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती है।